इसके अलावा मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस ने भी 1857 रिवोल्ट को सपोर्ट नहीं किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि विद्रोह करने वाले राजा रजवाड़े तो इंडिया को पीछे की तरफ ही ले जाएंगे और इंडिया को मॉडर्न बनाने का काम ब्रिटिश रूल में ही हो सकता है। एजुकेटेड इंडियंस को यह काफी बाद में एहसास होता है कि असल में ब्रिटिश रूल उन्हें मॉडर्न बनाने का नहीं बल्कि लूटने का काम कर रहा है। इसके साथ ही 1857 के विद्रोहियों के पास मॉडर्न वेपन्स और युद्ध के बाकी सामान की भी कमी थी। ज्यादातर तो तलवार और भाले जैसे एंशिएंट वेपन से ही फाइट कर रहे थे। विद्रोही पोअरली ऑर्गेनाइज्ड भी थे। सिपॉइज बहादुर तो थे, लेकिन उनमें भी डिसिप्लिन की कमी थी। कई बार वो दंगे करने वाले मॉब की तरह बिहेव करते थे, ना कि एक डिसिप्लिन्ड आर्मी के जैसे। 1857 के विद्रोहियों के पास मिलिट्री एक्शन का ना तो कोई कॉमन प्लान था और ना ही कोई सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप। देश के अलग अलग कोने से उठी अपराइजिंग्स में कोऑर्डिनेशन की कमी देखने को मिलती है और दूसरी तरफ ब्रिटिश कंपनी के पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बड़ी संख्या में मेन, मनी और आर्म्स की सप्लाई इंडिया में की और रिवोल्ट को पूरी ताकत के साथ सप्रेस कर दिया गया। विद्रोहियों को पहला झटका लगता है जब 20 सितंबर 1857 को जनरल जॉन निकलसन के नेतृत्व में एक लंबी लड़ाई के बाद ब्रिटिश दिल्ली को कैप्चर कर लेते हैं। एम्परर बहादुर शाह को बंदी बना लिया जाता है। रॉयल प्रिंसेस को पकड़कर वहीं मार दिया जाता है। मुगल एम्परर के खिलाफ केस चलता है और उनको रंगून में एग्जाइल की सजा सुना दी जाती है। रंगून में ही 1862 में उनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह मुगल वंश का पूरी तरह खात्मा हो जाता है। दिल्ली के फॉल के साथ रिवोल्ट का फोकल पॉइंट तो डिसअपीयर हो जाता है, लेकिन रिवोल्ट के बाकी लीडर्स स्ट्रगल जारी रखते हैं। लेकिन पावरफुल ब्रिटिश ऑफेंसिव के सामने एक एक करके ये सब भी हार जाते हैं। कानपुर में नाना साहिब हार जाते हैं, लेकिन वो सरेंडर नहीं करते और 1859 में नेपाल भाग जाते हैं, जिसके बाद उनके बारे में कुछ पता नहीं चलता। तात्या टोपे सेंट्रल इंडिया के जंगल्स की तरफ चले जाते हैं और वहां से अप्रैल 1859 तक गुरिल्ला वॉरफेयर जारी रखते हैं। लेकिन तभी उनके एक जमींदार दोस्त उन्हें धोखा दे देते हैं और सोते समय उन्हें पकड़ लिया जाता है और 15 अप्रैल 1859 को एक हरिड ट्रायल के बाद उन्हें भी मार दिया जाता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बहादुरी के साथ अंग्रेजों का सामना करती हुई 17 जून 1858 को युद्ध भूमि में मार दी गई थी। 1859 तक कुंवर सिंह, बख्त खान, खान बहादुर खान, मौलवी अहमदुल्ला जैसे लीडर्स भी मार दिए जाते हैं और अवध की बेगम नेपाल में जाकर छुपने के लिए मजबूर हो जाती है। इस रिवोल्ट के सप्रेशन में कुछ ब्रिटिश कमांडर्स BMW लेने के लिए क्या करना हासिल करते हैं वो थे जॉन लॉरेंस, ऊट्रम, हैवलॉक, नील, कैम्बल और ह्यू रोज। 1859 के एंड होने तक इंडिया में ब्रिटिश अथॉरिटी फिर से पूरी तरह इस्टेब्लिश हो चुकी थी, लेकिन 1857 का रिवोल्ट बेकार नहीं जाता। यह हमारे इतिहास का एक ग्लोरियस लैंडमार्क है। 1857 का रिवोल्ट ब्रिटिश इंपीरियलिज्म से आजादी के लिए भारत के लोगों का पहला ग्रेट स्ट्रगल था। आगे आने वाले फ्रीडम स्ट्रगल के लिए 1857 के रिवोल्ट ने इंस्पिरेशन का काम किया। आइए अब इसके इमीडिएट इंपैक्ट्स को डिटेल में समझते हैं। इंपैक्ट्स ऑफ द 1857 रिवोल्ट। दोस्तों, 1857 का रिवोल्ट फेल होने के बावजूद ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित होता है। इसकी वजह से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में काफी बदलाव देखने को मिलते हैं। आइए एक एक करके उनके बारे में जानते हैं। सबसे बड़ा चेंज आता है 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू। ये एक्ट इंडिया को गवर्न करने की पावर ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर देता है। इससे पहले कंपनी के डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास इंडिया की अथॉरिटी थी। अब ये पावर मिल जाती है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को और उसको असिस्ट करने के लिए एक काउंसिल भी बना दी जाती है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश कैबिनेट के एक मेंबर हुआ करते थे और इसलिए पार्लियामेंट के प्रति इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इस तरह कह सकते हैं कि इंडिया के ऊपर अब अल्टीमेट पावर ब्रिटिश पार्लियामेंट की हो गई थी। इंडिया में गवर्नमेंट को पहले की तरह गवर्नर जनरल को ही देखना था। गवर्नर जनरल को वाइसरॉय यानी कि क्राउन का पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव का टाइटल भी दे दिया जाता है। इसके बाद दूसरा सबसे ड्रास्टिक चेंज आता है आर्मी के ऑर्गेनाइजेशन में। 1857 जैसा फिर से कोई रिवोल्ट न हो, इसके लिए आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया जाता है।
सबसे पहले तो आर्मी में यूरोपियन सोल्जर्स की संख्या को बढ़ाया जाता है। बंगाल आर्मी में हर 2 इंडियन सोल्जर्स पर एक यूरोपियन सोल्जर और मद्रास और बॉम्बे में हर 5 इंडियन सोल्जर्स पर 2 यूरोपियन सोल्जर्स का प्रोपोर्शन फिक्स किया जाता है। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल और मिलिट्री पोजीशंस पर